देखिए आज एविडेंस चलेगा आईपीसी। आज नहीं चल पाएगी, कल चलेगी भाई। एविडेंस निकाल लीजिए, लेक्चर दिया जाएगा और एविडेंस लिखवाया कल से जाएगा। आपका कुछ क्वेश्चन लिखवाए गए हैं तो आज एविडेंस का लेक्चर दिया जाएगा। एविडेंस एक निकाल लीजिए। देखिए यूपी आपका एपीओ में एविडेंस अकेले एक पेपर होगा और उसमें 100 नंबर का एविडेंस आएगा मेंस में। और जो आपका बिहार एपीओ है वहाँ आपका सीआरपीसी अलग पेपर हैं, आईपीसी अलग पेपर, एविडेंस भी अलग पेपर हैं और जो माइनर हैं वो सब मिलाकर अलग पेपर, यानी कि 4 पेपर लाके होंगे। 150 नंबर के हैं ना वहाँ। बिहार में 150 नंबर के ये हैं आपका, मैंने वहाँ। और यहाँ आपका 100 नंबर का मेंस में एविडेंस आएगा। तो प्रयास ये करना है कि भाई एविडेंस का एक एक सेक्शन से पूछा जाता है यूपी में, चाहे वह छोटा सेक्शन हो या बड़ा। यानी कि कोई भी सेक्शन ऐसा यूपी में नहीं है जो आप न पढ़िए, यानी कि सभी सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे। आपका कुछ फालतू भी और आपका अच्छे अच्छे तो पढ़ना ही है, और कुछ सामान्य बातें। तो आइए देखा जाए आपका। देखिए एविडेंस की धारा 125 तक हम बताए थे आपका, फिर एक बार हम बता रहे हैं। प्रिविलेज के बारे में हम बता रहे थे और यहाँ से भी आपका एक तो पूरा पूछा जाता है कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है और कहाँ कहाँ प्रोटेक्ट किया गया है। तो आप 121 से लेकर और 132 तक लिखेंगे। कभी काल टिप्पणी में आपका मने अलग अलग सेक्शन से भी पूछा जाता है, जैसे कि 126 से ज़्यादा पूछा गया है आपका वृत्तिक संसूचनाएं या जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है उस पर कमेंट या टिप्पणी लिखिए, यूपी में जो पूछा गया है। और दूसरा आपका जैसे मजिस्ट्रेट और न्यायाधीश को क्या विशेषाधिकार हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये जो सेक्शन 126 हम बताएंगे, इसको टिप्पणी के लिए अलग से भी तैयार करना है आपका। तो देखिए 126 में क्या कहा गया है। जहाँ तक 126 या 126 की बात है, आपका किसी अधिवक्ता और क्लाइंट यानी कि मुवक्किल की कुछ संसूचनाओं को संरक्षित किया गया है। यानी कि अधिवक्ता ने अपने क्लाइंट को क्या सलाह दी, ये प्रोटेक्ट हैं, वह ओपन नहीं किया जा सकता। और क्लाइंट ने अपने अधिवक्ता को क्या मामले में कौन सी चीज़ बताई, ये भी प्रकटन से संरक्षित है। यानी कि ये विशेषाधिकार अधिवक्ता को भी प्राप्त हैं और क्लाइंट या मुवक्किल द्वारा दी गई संसूचनाएं भी संरक्षित हैं और वकील द्वारा मुवक्किल को दी गई संसूचनाएं भी संरक्षित हैं। लेकिन लेकिन जब भी लगा, यानी कि कुछ इसके अपवाद हैं जहाँ की कुछ संसूचनाओं को आपका ओपन किया जा सकता है। अगर क्लाइंट ने अवैध उद्देश्य को अग्रसर करने में कोई संसूचना दी है या नियोजन के पश्चात कोई अपराध कर दिया है या कोई फ्रॉड किया है, तब वकील साहब ऐसी संसूचना को ओपन कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। यानी कि अपवाद भी हैं, याद रखिएगा, एक्सेप्शन भी हैं। जैसे 122 में हमने बताया कि जो पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन है
कब वह प्रकटन से संरक्षित नहीं होगा, यानी कि कब उसे ओपन किया जा सकेगा। उसी प्रकार धारा 126 से अगला आपका एलिस्टेशन भी बनता है। तो जो बेयर एक्ट का एलिस्टेशन है वह तैयार करके जाना है, अभी हम बताएंगे उसको। भाई आपका दृष्टांत भी बनता है और यहाँ से आपका टिप्पणी में अलग से भी क्वेश्चन बनता है। तो वृत्तिक संसूचनाओं को संरक्षित किया गया है 126 में और 127 में। 127 का उद्देश्य ये है कि जो काम प्रत्यक्ष तरीके से नहीं किया जा सकता वह कार्य अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट वे में भी नहीं किया जा सकता। अब देखिए सामान्य बातें बता दी गई जो 126 की थी। अब आपका बेयर एक्ट देखिए और बेयर एक्ट की भाषा देखिए। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या वृत्तिक संसूचनाएं, कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील, यानी कि चाहे वकील अटॉर्नी हो, बैरिस्टर हो, प्लीडर हो या वकील, अपने कक्षकार, कक्षकार मतलब क्लाइंट, मुवक्किल ना है तो लिख लीजिए, अपने कक्षकार, कक्षकार को हम क्लाइंट कहते हैं, मुवक्किल कहते हैं, अपने कक्षकार की अभिव्यक्ति सम्मति के सिवाय, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि वकील साहब ने, यानी कि कक्षकार ने या क्लाइंट ने वकील साहब को जो बातें बताई हैं या जो वकील साहब के पास क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट पेश किया है, क्या वकील साहब उन बातों को या उस डॉक्यूमेंट में लिखी गई बातों को प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? तो आपका सामान्यतः नहीं, लेकिन अपवाद भी है। और पहला अपवाद है कि अगर जो क्लाइंट या कक्षकार या मुवक्किल वकील साहब को संसूचना दिया था वह सम्मत हो जाए, रजामंद हो जाए, यानी कि अगर क्लाइंट ही ये रजामंदी दे दे कि मैंने कौन सी बात आपको बताई थी ये आप प्रकट करिए, तो वकील साहब प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? अधिवक्ता साहब कर सकते हैं। तो शुरुआती दौर में शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिए, यानी कि जब तक कि क्लाइंट एक्सप्रेस रूप से आपका सम्मति न दे दे प्रकट करने की, तब तक ये जो बैरिस्टर हैं, वकील, अधिवक्ता क्लाइंट द्वारा बताई गई बातों को प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? तो प्रकट करने का इनको हक नहीं होगा। अगला शब्द देखिए आपका, कोई भी बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर या वकील अपने क्लाइंट की अभिव्यक्ति सम्मत के सिवाय ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए। अब अगला पॉइंट आपको ये बनाना है कि कौन कौन से कम्युनिकेशन आपका डिस्क्लोज करने से प्रोटेक्ट होते हैं, और आपका वही पॉइंट अगले पॉइंट में बताया गया है। देखिए बेरेक, ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटॉर्नी या प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ उसके कक्षकार द्वारा या कक्षकार की ओर से उसे दी गई है। पहले इतना देखिए, किसके द्वारा दी गई संसूचना प्रकटन से संरक्षित है और कब दी गई हो, तो दो बातें याद रखिए। अगर कक्षकार ने या कक्षकार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने, जैसे कि अभियुक्त का ले लीजिए, ये एक अपराध का अभियुक्त है, अभी पकड़ा नहीं गया है और वकील साहब के पास आता है और अपनी कहानी बताता है और बताता है कि हमारे मामले में आप हमारा बचाव करिए, तो क्या वकील साहब
कक्षकार की बातों को कोर्ट में प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। दूसरा, अगर अभियुक्त पकड़ लिया गया, जेल में चला गया, अभियुक्त के घर वाले आए और अभियुक्त की ओर से आपका कुछ जानकारियां अधिवक्ता साहब को दिए, तो क्या अधिवक्ता साहब ऐसे जानकारियों को प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। यानी कि या तो क्लाइंट द्वारा संसूचना दी गई हो या क्लाइंट की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। संसूचना किसके लिए, माने संसूचना कब दी गई हो, तो दो शब्द और महत्वपूर्ण है, या तो नियोजन के अनुक्रम में या नियोजन के प्रयोजनार्थ। दो शब्द पकड़िए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। पहला आपका आया नियोजन के अनुक्रम में या नियोजन के प्रयोजनार्थ। दोनों शब्द एक नहीं है, दोनों में अंतर है। अगर नियोजन के प्रयोजनार्थ दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि क्लाइंट अधिवक्ता के पास गया, अपनी बातें बताया और अधिवक्ता ने फीस ज़्यादा मांग ली या अधिवक्ता ने उसका मामला लेने से डिनाई कर दिया। यानी कि अगर अधिवक्ता साहब ने क्लाइंट की बातें सुनी और क्लाइंट का जो माने आपका मुकदमा था उसमें उसके डिफेंस करने से इनकार कर दिया, तो यानी कि क्लाइंट ने जाकर वकील साहब से बातें बताई, लेकिन वकील साहब मुकदमा लड़ने के लिए तैयार हुए कि नहीं? नहीं हुए, तो ये प्रयोजनार्थ कहा जाएगा। और क्या ऐसी संसूचना संरक्षित होगी कि नहीं? होगी, क्योंकि शब्द लिखा है या तो नियोजन के अनुक्रम में, यानी कि इन द कोर्स ऑफ बिजनेस एम्प्लॉयमेंट, या प्रयोजनार्थ। तो ये जो हमने उदाहरण बताया, ये किसके लिए हमने बताया? अधिवक्ता रखा नहीं, अधिवक्ता रखने के प्रयोजन के लिए गया, अपनी बातें बताया, लेकिन अधिवक्ता रखा नहीं, तब भी ये संसूचना क्या होगी? संरक्षित। दूसरा, नियोजन के अनुक्रम में। नियोजन के अनुक्रम का मतलब ये हुआ कि एक क्लाइंट था, अधिवक्ता के पास गया, अपनी बातें बताया और उन्हीं को अपना मामले में बचाव के लिए अधिवक्ता रख लिया, तो ऐसी दशा में ये नियोजन के अनुक्रम में कहा जाएगा। फिर एक बार देखिए, या तो नियोजन के प्रयोजनार्थ संसूचना दी गई है या नियोजन के अनुक्रम में दी गई है। अब अगला शब्द देखिए आपका, देखिए आपका उसके कक्ष का प्रयोजन पर प्रयोजनार्थ या तो कक्षकार द्वारा या उसके ओर से दी गई हो, अथवा किसी दस्तावेज की जिससे वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है। अंतर वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ उसने अपने क्लाइंट को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय आपका परमिट ही नहीं किया जाएगा, अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। लास्ट लाइन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लास्ट लाइनें ये बताती हैं कि अगर क्लाइंट ने कोई डॉक्यूमेंट वकील साहब को दिखाया और वकील साहब उस डॉक्यूमेंट से परिचित हो गए, तो क्या वकील साहब उस डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु मतलब उस दस्तावेज के अंदर क्या लिखा गया था, इसको अंतर्वस्तु कहते हैं, या उसकी दशा, यानी कि वह दस्तावेज किस कंडीशन में था, क्या वकील साहब, हाँ, और कि कब ये परिचित हो गए वकील साहब, या तो नियोजन के प्रयोजनार्थ या नियोजन के अनुक्रम में। फिर वहीं सब
प्रयोजनार्थ मतलब वकील रखने गया लेकिन वकील रखा नहीं। और नियोजन के अनुक्रम में मतलब क्या हुआ, वकील रख लिया कि नहीं रख लिया। तो ऐसी कंडीशन में कानून ये कहता, हाँ, या एक और लाइन अभी छूटी है, या ऐसे वकील साहब ने यानी कि अटॉर्नी प्लीडर या बैरिस्टर ने अपने क्लाइंट को क्या सलाह दी इस मामले में, यानी कि कक्षकार ने क्या बातें बताई, कक्षकार ने जो दस्तावेज पेश किए वो भी प्रकटन से संरक्षित हैं, और वकील साहब ने अपने क्लाइंट को क्या सलाह दी वो भी ओपन नहीं किया जाएगा, यानी कि परमिट ही नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अनुज्ञा दी जाएगी कि नहीं, परमिशन दिया जाएगा कि नहीं, तो परमिशन ही नहीं दिया जाएगा। अब समस्या ये आई कि फिर एक बार इसको पूरा देखे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगर किसी बैरिस्टर अटॉर्नी प्लीडर या वकील को किसी क्लाइंट ने या तो नियोजन के अनुग्रह किसी क्लाइंट ने या क्लाइंट की ओर से किसी अन्य व्यक्ति ने नियोजन के प्रयोजनार्थ माने उद्देश्य के लिए या नियोजन के अनुक्रम में कोई संसूचना दी है, या अधिवक्ता साहब किसी दस्तावेज से परिचित हो गए हैं, या तो नियोजन के प्रयोजनार्थ या नियोजन के अनुक्रम में, तो ऐसी कंडीशन में कानूनी, हाँ, या वकील साहब ने कोई सलाह किसको दी है, क्लाइंट को, तो कानून ये कहता है कि जो बातें क्लाइंट ने वकील को बताई वो भी प्रकट नहीं करने के लिए परमिट नहीं किया जाएगा। जिन दस्तावेजों से आपका वकील साहब परिचित हो गए उनकी अंतर्वस्तु या दशा को प्रकट नहीं किया जाएगा, और जो सलाह वकील ने क्लाइंट को दी है वह भी आपका प्रकट किया जाएगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा। जब तक कि पहला शब्द दबाइए, जब तक कि क्लाइंट इसके लिए एक्सप्रेस रूप से क्या न हो जाए, रजामंद। तो ये जो आपका इस धारा का उद्देश्य ये है कि आडि अल्ट्रम पर्टम दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए, और दूसरा पक्षकार अपने वकील के माध्यम से अपनी बातों को कोर्ट में रखता है, अतः दूसरा पक्षकार वकील साहब को अपनी बातों को खुलकर बता सके। अगर ये धारा न रहती तो आप कल्पना करिए क्या होता, अभियुक्तों को पुलिस नहीं पकड़ती, अधिवक्ताओं को ही पकड़ती और पूछती कि आप बताइए कि क्लाइंट ने आपसे क्या बात की है, यही तो पूछती, और वकील साहब को ही दबोच लेती, तो अधिवक्ता साहब को नहीं दबोचती, क्योंकि अधिवक्ताओं को भी क्या प्राप्त है, विशेषाधिकार, कि जाकर अभियुक्त को खोजो, अभियुक्त ने क्या बताया, ये हमें प्रिविलेज हैं, हम इसको बता नहीं सकते। किस धारा में, 126। अब आइए इसके जो एक्सेप्शन है, 4 अपवाद हैं, और चारों अपवाद लिखते समय मैं लिखवाऊंगा अलग से। पहला अपवाद ये है कि ये जो सलाह हैं या ये जो संसूचनाएं हैं या ये जो दस्तावेज में कही गई बातें हैं, ये अधिवक्ता साहब या वकील साहब प्रकट कर सकते हैं यदि क्लाइंट इसके लिए एक्सप्रेस रूप से यानी कि अभिव्यक्त रूप से क्या हो जाए, रजामंद। अपवाद अब शुरू हुआ है। पहला अपवाद क्या है, कब ओपन हो सकती हैं कोर्ट में ये जानकारियां, जब कौन रजामंद हो जाए, क्लाइंट, और किस रूप में, इम्प्लाइड की एक्सप्रेस रूप में, एक्सप्रेस। दूसरा अपवाद आपका है किसी भी अवैध प्रयोजन को
अग्रसर करने में दी गई कोई संसूचना। यानी कि अगर किसी क्लाइंट ने अधिवक्ता साहब को किसी इलीगल पर्पज को अग्रसर करने आगे बढ़ाने में कोई संसूचना दी है, कोई जानकारी दी है, तो ये संसूचनाएं प्रकटन से संरक्षित नहीं है। अब एक उदाहरण देखिए, दो उदाहरण इस पर देखिएगा, इस पर भी क्वेश्चन आता है। देखिए आपका सतर्क होकर दोनों दृष्टांत। ये एक व्यक्ति है, अधिवक्ता साहब के पास आता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ बी के घर को लूटने, और जब लूट कर मैं आऊँगा तो आप हमें क्या करिएगा, मेरा बचाव। तो बताइए, वकील साहब को क्लाइंट ने जो जानकारियाँ दी हैं वह अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दी हैं, यानी कि अभी अपराध किया नहीं बल्कि अवैध उद्देश्य के लिए सूचना दिया है कि हम जा रहे हैं, करके आएंगे तो हमारी क्या करिएगा, प्रतिरक्षा। तो ये संसूचना क्या प्रकटन से प्रोटेक्ट है कि नहीं, संरक्षित है कि नहीं, नहीं है। और वकील साहब बता सकते हैं कि क्लाइंट ने कौन सी बात हमसे बताई। इसी पर 3 उदाहरण मैं बता रहा हूँ, उदाहरण से सतर्क रहिए। दूसरा उदाहरण ये बनता है कि एक क्लाइंट है, वकील साहब को कम्युनिकेट करता है कि मैं जा रहा हूँ फर्जी वसीयत बनाने, और यहाँ से ऑन करिए, देखिए तो स्विच ऑन नहीं है, थोड़ा ऑन करिए, तो जो पूरा जो ऑन ना हो उसको ऑन करिए स्विच को। तो सब ऑन कर दीजिए, ऊपर भी एक है ऊपर, हाँ बस रहने दीजिए। देखिए आपका जो दूसरा दृष्टांत भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जाता है। ये एक व्यक्ति है, वकील साहब के पास आता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ मिथ्या आपका वसीयत बनाने, फर्जी वसीयत बनाने, और जब मैं फर्जी वसीयत बना लूँगा तो आप हमारा मुकदमा क्या करिएगा, लड़िएगा। तो आप लोग बताइए, अपराध करके आया है कि अभी अपराध करने के उद्देश्य से संसूचना दिया? तो ये संसूचना प्रकटन से प्रोटेक्ट नहीं होगी, क्योंकि अवैध उद्देश्य को अग्रसर करने में दी गई है। तीसरी भी सूचना दिलवाइए। ये एक व्यक्ति है, हत्या करके आता है, वकील साहब से बताता है कि मैं ही हत्या किया हूँ और आप मेरा बचाव करिए। तो ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित होगी, क्योंकि आपका नियोजन के प्रयोजनार्थ या नियोजन के अनुक्रम में क्लाइंट ने किसको दिया है, अधिवक्ता को। अब ये तो पहला हुआ कि अवैध उद्देश्य को अग्रसर करने में दी गई कम्युनिकेशन संरक्षित होता है कि नहीं, नहीं होता। दूसरा देखिए आपका, ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेषित किया हो और जिससे दर्शित हो कि उसके नियोजन के प्रारंभ के पश्चात कोई अपराध या कपट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वकील साहब को अपना वकील रख लिया, उसके बाद क्लाइंट ने या तो कोई फ्रॉड कर दिया है या कोई कपट कर दिया है। तो या फिर देखिए, या तो कोई अपराध क्लाइंट ने बाद में कर दिया या कोई फ्रॉड किया है, तो ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित नहीं होगी। इस पर भी आपका समस्या बनती है। ये एक क्लाइंट है, वकील साहब के पास आता है और अपना दस्तावेज लाता है, उसमें लिखा है
कि ए ने बी को 5,000 रुपया उधार दिया है। फिर आपका वकील साहब उसका केस लड़ने लगते हैं और दोबारा जब आता है वही दस्तावेज लेकर, तो वकील साहब देखते हैं कि ये 5,000 की जगह 50,000 रकम हो गई है। यानी कि क्लाइंट ने नियोजन के बाद फ्रॉड कर दिया है, कपट कर दिया और एक जीरो विलेख में क्या किया, बढ़ा दी। तो क्या ये संसूचना, ये जानकारी प्रकटन से संरक्षित होगी कि नहीं? नहीं होगी। या नियोजन के बाद कोई अपराध कर दिया, यानी कि मिथ्या फाल्स कोई दस्तावेज रच दिया, फाल्स कोई दस्तावेज वकील साहब को दिया कि पेश करिए, तो ऐसी दशा में अपराध अगर वकील रखने के बाद कर देता है तो उन बातों के बारे में आपका कोई प्रोटेक्शन उसे नहीं मिलेगा और ये बातें वकील साहब क्या कर सकते हैं, प्रकट। अपवाद फिर एक बार याद रखें समस्या के साथ। जब क्लाइंट रजामंद हो जाए तब संसूचना प्रकट होगी। जब क्लाइंट ने अवैध उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए संसूचना दी है तब प्रकट होगी। जब वकील रखने के बाद क्लाइंट ने फ्रॉड कर दिया हो तब ओपन होगी। और अंतिम वकील रखने के बाद क्लाइंट ने कोई क्या कर दिया हो, अन्य अपराध कर दिया। तो 4 अपवाद हैं। अब आपका धारा 122 पहले बताइए, बताया गया था भाई, विवाहिता स्थिति के दौरान में दी गई संसूचना कब तक प्रोटेक्ट थी? विवाह के दौरान केवल, फिर विवाह के विघटन के पश्चात भी, पक्षकारों की मृत्यु के पश्चात भी, और इनमें से सभी। क्या मैं बताया था? कुछ बताया था ना मैं, कब तक प्रोटेक्ट रहेगी? उपर्युक्त सभी। उसी प्रकार फिर एक बार याद रखिए, क्लाइंट ने अधिवक्ता को जो संसूचनाएं दी थी, जब तक अधिवक्ता क्लाइंट का केस लड़ते हैं, यानी कि जब तक वह उनको अपना अधिवक्ता रखता है तब तक भी रहेगी, और जब वह अधिवक्ता से हट गए उस मामले में तब भी बनी रहेगी। यानी कि अधिवक्ता से हटने के बाद भी आप दुर्भावना में आकर और कक्षकार द्वारा दी गई जानकारी को प्रकट कर सकते हैं कि नहीं? प्रकट नहीं कर सकते। और ये हम नहीं बता रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पष्टीकरण लास्ट में। इस धारा में कथित बाध्यता नियोजन के अवसित हो जाने पर, अवसित न आए तो नियोजन के समाप्त हो जाने पर, ना आए तो उसको लिख लेना है। अवसित का मतलब क्या हुआ? नियोजन के समाप्त हो जाने के उपरांत भी बनी रहेगी। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, आपका प्री का भी है और मेंस में तो बताया ही जा रहा है, सटीक भाषा में इसे लिखना है। इसके बाद आपका एलेस्टेशन है। एलेस्टेशन आइए देखा जाए। वैसे मैं कई एलेस्टेशन आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो बेयर एक्ट का उदाहरण है वह तो जरूर याद रखिए। देखिए, पहला, कक्षिकार मने क्लाइंट, अटार्नी ख से, यानी कि वकील साहब ख से कहता है कि मैंने कूट रचना की है, यानी कि नकली दस्तावेज मैं बना दिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरा बचाव करिए या आप मेरी प्रतिरक्षा करिए। आप लोग बताइए, क्या ये संसूचनाएं प्रकटन से संरक्षित हैं कि नहीं? हैं। क्यों है? क्योंकि आपका अपराध करके आया है और उसके बाद ये वकील साहब को सूचित कर रहा है कि आप हमारा क्या करिए, बचाओ। अब यहीं में मामला का मैंने आपका उल्टा हो जाएगा। अगर ये कह दे कि मैं जा रहा हूँ फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जब तैयार करके आऊँगा तब आप हमें बचाव करिएगा, तो ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित नहीं है। क्योंकि अवैध उद्देश्य को अग्रसर करने में क्या है,
दी जा रही हैं। दोनों को सतर्क रहिएगा। हल्का सा ही चेंजिंग है, एक अपराध करके आ गया और दूसरे में क्या है, अपराध करने जा रहा है। दूसरा देखिए, कक्षकार क अटार्नी ख से कहता है कि मैं संपत्ति पर कब्जा कूट रचित या नकली विलेख के उपयोग द्वारा प्राप्त करना चाहता हूं, और जब मैं नकली दस्तावेज बना लूंगा, बनाकर आपके पास आऊंगा तो आप मेरा बचाव करिएगा। तो फिर बताइए, ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित होगी कि नहीं होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि अवैध उद्देश्य को अग्रसर करने में दी गई है। अगला देखिए, तीसरा, क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए अटार्नी ख को प्रतिधारित करता है। कार्यवाहियों के अनुक्रम में वकील साहब यानी कि ख देखता है कि क के अकाउंट में यह एंट्री की गई है कि क द्वारा उतनी रकम देनी है जितनी की गबन के बारे में अभिकथित है कि उसका गबन किया गया है, तो जो प्रविष्टि उसके नियोजन के आरंभ के समय उस बही में नहीं थी। तो ये तो उदाहरण मैं बताया था कि जब क्लाइंट आया और उसमें जब अपना दस्तावेज लाया तो रकम 5,000 लिखी गई थी, और फिर बाद में कितना आपका रकम दूसरी बार क्लाइंट आया तो रकम भिन्न थी, यानी कि पहले रकम कम थी और बाद में रकम क्या हो गई है, ज़्यादा। ये क्लाइंट ने फ्रॉड कर दिया। तो क्या कह सकते हैं कि ये जो फ्रॉड क्लाइंट ने किया है वह भी नियोजन के अनुक्रम के बाद किया है। क्या ये संसूचना प्रकटन से संरक्षित होगी कि नहीं? नहीं होगी। इस प्रकार आपका ये भी सेक्शन समाप्त हुआ। अब 127 धारा आपका 2-4 लाइन की धारा है। देखिए, धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी, यानी कि जो प्रोटेक्शन वकील साहब को दिए गए हैं 126 के तहत, वह प्रोटेक्शन वकील साहब के दुभाषियों यानी कि जो ट्रांसलेटर हैं आपका, उनके जो आपका लिपिक हैं, सेवक हैं, क्लर्क हैं, मुंशी हैं, चपरासी हैं। तो आप लोग भी देखते होंगे कि बड़े वकीलों के पास तमाम बगल में क्लर्क बैठे रहेंगे, मुंशी बैठा रहेगा, सेवक बैठा रहेगा, और जब आप कोई बात वकील साहब को कहते हैं तो भी ध्यान लगा कर क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। तो क्या वे लोग प्रकट कर सकते हैं? नहीं। यानी कि जो कार्य डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, धारा 127 कहती है कि वह कार्य आप इनडायरेक्ट वे में भी नहीं कर सकते। तो क्या प्रकट कर देगा मुंशी कि हम तो सुने थे क्लाइंट ने वकील को ये बताया? तो कौन सी धारा है कि मुंशी भी प्रकट लिपिक भी नहीं करेंगे? तो सेक्शन 127। अब आइए 128, साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव माने अपने आप उद्यत होने से विशेषाधिकार अधितक्त नहीं हो जाता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए उतावला है कि हम इस मामले में साक्ष्य देकर रहेंगे, तो क्या जो प्रिविलेज हैं या क्या जो विशेषाधिकार हैं वह अपने आप आपका माने कह सकते हैं कि अभी त्यक्त हो जाएगा, या क्या विशेषाधिकार समाप्त हो जाएगा कि बना रहेगा? बना रहेगा। जैसे वकील साहब हैं, एकदम उतावले हैं कि क्लाइंट ने मुझे क्या बताया ये मैं हर हाल में बता के रहूँगा, तो क्या जो विशेषाधिकार है वह अभी बना हुआ है कि वकील साहब को परमिशन ही नहीं दिया जाएगा जब तक कि कौन रजामंद न हो जाए? क्लाइंट। भाई 126 में ही तो था कि जब तक क्लाइंट रजामंद न हो जाए
तब तक आप कह सकते हैं कि इन बातों को प्रकट नहीं करेंगे। अगला देखिए आपका 129 भी 2 लाइन पढ़ना है। विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति या सरकार जो विधि सलाहकार होते हैं उनसे गोपनीय कुछ संसूचनाएं लेती हैं, आप कुछ गोपनीय संसूचनाएं दिए या विधि सलाहकार आपको कोई गोपनीय संसूचनाएं दिए, तो क्या उन संसूचनाओं को प्रकट किया जा सकता है कि नहीं? तो उन संसूचनाओं को भी प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। जैसे उदाहरण के रूप में आपका राज्य सरकार को कोई सलाह लेनी है तो महाधिवक्ता को लेटर भेजा जाता है, फिर महाधिवक्ता भी अपनी सलाह देते हैं, राज्य सरकार या राज्यपाल को लेटर भेजते हैं। तो क्या ये जो गुप्त सलाह है, क्या ये कोर्ट में ओपन होगी? नहीं। विवश नहीं किया जा सकता कि क्या सलाह राज्यपाल को या राज्य सरकार को एडवोकेट जनरल ने दी। जैसे कि राष्ट्रपति को कोई सलाह लेना हो किसी विधिक मुद्दे पर, केंद्र सरकार को लेना हो, तो भारत का महान्यायवादी देता है सामान्यतः अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो भारत सरकार का सबसे बड़ा अधिवक्ता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बताइए कि आपको क्या सलाह दिया और आपने क्या मांगा? क्या इसके लिए बाउंड किया जा सकता है कि नहीं? नहीं किया जा सकता। न तो सलाह मांगने वाले को और न ही सलाह। तो गोपनीय देखिए, वृत्तिक संसूचनाएं अलग हैं और गोपनीय संसूचनाएं अलग हैं। वृत्तिक मतलब वकील रखने गए हैं, और यहाँ चाहे वकील रखने गए नहीं हैं, बल्कि वकील साहब से आपने केवल क्या मांगी? एडवाइजरी कि ये मामला है, आपकी क्या राय है, रखने नहीं गए हैं। तो अंतर है वकील वृत्तिक संसूचना 126 में और गोपनीय किस में? 129। अब आइए 130 भी छोटा है। जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। अब यहाँ नियम यह है कि जिन व्यक्तियों के बीच विवाद चल रहा है और एक थर्ड पर्सन है जो मुकदमे का पक्षकार नहीं है लेकिन गवाह के रूप में बुलाया गया है, तो बताइए अगर गवाह के रूप में बयान देने के लिए बुलाया गया है तो क्या दस्तावेज पेश करे? नहीं। तो दस्तावेज कब पेश करने के लिए वह बाध्य होगा? अब बेयर एक्ट देखिए आपका 130 देखिए। कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है, यानी कि न तो वादी हैं और न ही प्रतिवादी, किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेख को या किसी ऐसे दस्तावेज को जिसके बल पर वह गिरवीदार हो गया है या बंधकदार हो गया है, और कोई दस्तावेज गिरवीदार या बंधकदार के रूप में रखा है और संपत्ति भी मिली है, या किसी दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, यानी कि अगर वह डॉक्यूमेंट पेश करता है तो वह स्वयं अपराध में क्या होगा? फंस सकता है। तो ऐसी दशा में ऐसे दस्तावेज को पेश करने के लिए क्या उसे विवश किया जाएगा कि नहीं? नहीं। लेकिन कब विवश किया जा सकेगा? तो जब उसने आपका कह सकते हैं कि लिखित में करार कर लिया हो, किसी पक्षकार से कर लिया हो, यानी कि वादी से करार कर लिया कि मैं इस दस्तावेज को न्यायालय में क्या करूँगा फिर तब तो न्यायालय का भाई बाध्य कर सकता है कि आप वादी से करार किए थे कि जब समय आएगा तो हम इस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में क्या करेंगे? पेश। तब बाध्य किया जा सकता है कि वह दस्तावेज आप क्या करिए, यानी कि एक अपवाद है कि करार कर लिया हो, किससे?
पक्षकारों में से किसी से, मन मुकदमे के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधियों से, मैंने हो सकता है उसके पुत्र पुत्रियों पक्षकार। 131 आइए, उन दस्तावेजों या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उस पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण देखिए आपका अच्छे से। एक उदाहरण देखिए मालिक और अभिकर्ता का, तब सही रहेगा। मान लीजिए कि अभिकर्ता के पास कोई डॉक्यूमेंट है और वह डॉक्यूमेंट मालिक का है, तो ऐसी कंडीशन में अब कानून ये कहता है कि अगर मालिक उस दस्तावेज को न्यायालय में पेश करने से इनकार कर सकते थे, तो ये जो एजेंट हैं जिसके पास वास्तव में दस्तावेज रखा गया है, ये भी पेश करने से क्या कर देगा, इनकार। क्यों? क्योंकि मालिक बाध्य नहीं, तो मालिक के अधीन हम दस्तावेज रखे हैं और हम भी बाध्य नहीं होंगे। तो एक लाइन आपका 132 आई, 132 पर अलग से आपका क्वेश्चन बनता है, अलग से क्वेश्चन बनाया जाए मॉडल। कंपेल्ड विटनेस, भाई टिप्पणी में अलग से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इंटरव्यू में भी बनता है, और अच्छे से इसको देखिए। कंपेल्ड विटनेस, विवश किया गया साक्षी, मजबूर किया गया साक्षी, विवशनीय साक्षी, इसको हम कहते हैं कंपेल्ड विटनेस। देखिए कंपेल्ड विटनेस होता क्या है, जब किसी साक्षी को बाध्य किया जाता है कि वह प्रश्नों का उत्तर दे या कोई दस्तावेज पेश करे। फिर एक बार देखिए, जब किसी गवाह को न्यायालय बाध्य करता है, कानून बाध्य करता है कि वह किए गए प्रश्नों का उत्तर दे या कोई दस्तावेज पेश करे, तो हम कहते हैं कि उस गवाह को उत्तर देने या डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कंपेल्ड कर दिया गया है, मजबूर कर दिया गया, विवश कर दिया गया। कंपेल्ड विटनेस के बारे में प्रावधान एविडेंस की धाराएं 132 में, 147 में और 165 में किया गया है, यानी कि 3 धाराएं कंपेल्ड विटनेस से, मजबूर किए गए गवाह से संबंधित हैं। आपका पहला 132, दूसरा 147 और तीसरा 165। अगर कंपेल्ड विटनेस आता है तो इन तीनों धाराओं को लिखना पड़ेगा। भाई मैं फिर बता दूं, अगर आपका कंपेल्ड विटनेस आ जाए तो इन तीनों धाराओं को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो 147 तो एक लाइन की धारा है, 165 थोड़ा समय लेती है और 132। अब देखिए कंपेल्ड विटनेस आपका, फिर एक बार देखिए। अब कानून की यह राय है कि अगर कोई व्यक्ति गवाही देने आया है तो उससे जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसका वह सही सही क्या दे, जवाब। लेकिन धारा 132 गवाहों को प्रोटेक्ट भी करती है कि अगर वह जवाब दे देता है तो उस जवाब के आधार पर कोई क्रिमिनल इत्यादि कार्यवाही उसके खिलाफ की जा सकेगी कि नहीं की जा सकेगी। यानी कि अगर वह बयान दे दिया तो उस बयान को लेकर क्या आप उसके खिलाफ कोई मुकदमा कर देंगे, नहीं।
यानी कि इसका मतलब कि जब आप बाउंड कर रहे हैं कि तुम मुंह से बोलो, अगर वह बोल दिया तो कानून ये कहता है कि तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन एक काम न करना, झूठ बोले कौवा काटे, यानी कि आपका, यानी कि झूठ न बोलना। अगर तुम मिथ्या साक्ष्य दे देते हो तो तुम्हारे खिलाफ एक मुकदमा चल सकता है, फॉल्स एविडेंस देने के लिए, झूठा बयान देने के लिए, और कोई मुकदमा तुम्हारे खिलाफ। तो अब बताइए, क्या कोई गवाह इस आधार पर उत्तर देने से क्षम्य होगा कि उत्तर दे देगा तो वह अपराध में स्वयं फंस जाएगा? नहीं। क्या कोई गवाह इस आधार पर क्षमा किया जाएगा कि उत्तर दे देगा तो उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी? नहीं। या कोई सेंशन या शास्ति लग जाएगी? नहीं। यानी कि गवाह को उत्तर देना ही पड़ेगा, भले उसका उत्तर उसे अपराध में फंसाता हो या उसके उत्तर के आधार पर उसकी संपत्ति जब्त हो जाती हो या कोई सेंशन यानी कि प्रतिकर जुर्माना इत्यादि लग जाता हो। लेकिन अगर उत्तर दे दिया तो न तो वह अपराध में फंसेगा, न उसकी संपत्ति जब्त होगी, न कोई सेंशन लगाया जाएगा, संरक्षण भी है। लेकिन लगाना है, कैसा उत्तर दे दिया तो उसके लिए मुकदमा चल सकता है, फॉल्स एविडेंस। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनता है, भाई नए लोगों के लिए और दिक्कत है। इसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है बहुत घुमावदार बनता है। ये जो मैं 3 आधार भूमिका में बताया, इस आधार पर कोई गवाह क्षम्य नहीं होगा, एक्सक्यूज नहीं होगा। यानी कि अगर वो ये आधार लेता है तो इस आधार पर वह प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार कर सकता है कि नहीं कर सकता? ज़्यादा लोग सोचेंगे कर सकता है, कर सकता है, कर नहीं सकता। यानी कि उसे हर हाल में उत्तर, भले उसका उत्तर किस में फंसा रहा हो, अपराध में इत्यादि में, लेकिन उत्तर दे दिया तो कानून उसको क्या करेगा? प्रोटेक्ट। लेकिन कैसा उत्तर न दे? फाल्तू। तो ये एक तरह से विटनेस को कंपेल्ड किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है कि उत्तर दो। तो दूसरा इसका पहलू ये भी है कि विटनेस को प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, संरक्षण भी दिया जा रहा है कि अगर तुम उत्तर दे दिए तो कानून तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन एक काम न करना, कैसा उत्तर न देना? मिथ्या यानी कि झूठा। अब देखिए बेयर एक्ट की भाषा शुरू किया जाए, वो तो सामान्य बातें हो गई। बेयर एक्ट की भाषा देखिए, इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा। अब बेयर एक्ट देखिए, कोई गवाह किसी वाद या किसी सिविल या दंडिक कार्यवाही में, यानी कि दोनों मामलों में ये नियम लागू होगा, सिविल में भी और किस में? क्रिमिनल में। किसी विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में, यानी कि जिस मुद्दे पर न्यायालय में क्या चल रहा है, डिस्प्यूट, विवाद चल रहा है, के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा। माने इस आधार पर उसे कोई बचाव नहीं मिलेगा। किन किन आधारों पर? देखिए बेरे कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उसका जो नेचर होगा उत्तर का, वह अपराध में फंसाने का होगा। तो दो बातें हैं, या तो ऐसा उत्तर उसे अपराध में फंसा देगा, या जो वह उत्तर देगा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वह अपराध में क्या होगा? फंस सकता है। तो बताइए क्या इस आधार पर वह प्रश्नों का उत्तर देने से
डिनाई कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। उत्तर देना ही होगा, भले वह उत्तर उसे क्या करे, अपराध में फंसाए या अपराध में फंसा देता हो, या उसका टेंडेंसी ये है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में वह अपराध में फंस सकता हो। लेकिन अगर उत्तर दे दिया और ऐसा उत्तर दिया कि अब वही अपराध किया है, ये डिसाइड हो गया, तो क्या गवाह के विरुद्ध मुकदमा चलेगा कि नहीं? नहीं, कोई मुकदमा नहीं। नहीं तो अगर ऐसा संरक्षण न दिया जाता तो गवाह मौनी बाबा जैसे क्या रह जाते? मौन। भाई एक तरफ जबरदस्ती बुलवा रहे हैं तो दूसरी तरफ उसको क्या दीजिए? प्रोटेक्शन। अगला देखिए, अथवा ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करेगा या उसकी टेंडेंसी या नेचर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से उच्छन्न करने की होगी। उच्छन्न करेगा मतलब कि उस पर कोई शास्ति लग सकती है। तो दो शब्द आपका दिया गया है, पहला तो या तो अपराध में फंस जाएगा या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संभावना है कि अपराध में फंस जाएगा। दूसरा ये है कि अगर वह उत्तर देता है तो उस पर कोई सेंशन लग सकता है या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से वह किसी सेंशन का भागी हो सकता है, शास्ति का भागी हो सकता है। शास्ति एक व्यापक शब्द है, इसमें जुर्माना, प्रतिकर, दंड इत्यादि शामिल है। मैं फिर बता दूं, सेंशन एक व्यापक शब्द है और इसमें जुर्माना, मुआवजा, क्षतिपूर्ति, दंड इत्यादि शामिल हैं। इसको जब भी पढ़िएगा सेंशन को आप, जो ऑस्टिन महोदय थे, जॉन ऑस्टिन, उनका कोटेशन याद करके जाइएगा कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन विद संप्रभु का समादेश होता है। और जो व्यक्ति कमांड का वायलेशन करता है, ये जो संप्रभुआ है यानी कि जो सॉवरेन है, वह क्या देगा उसको? सेंशन। सेंशन का मतलब क्या हुआ? शास्ति, अनुशास्ति। तो अनुशास्ति का मतलब केवल प्रतिकर नहीं, कारावास, मृत्यु दंड, यानी कि वह शास्ति बहुत व्यापक शब्द है। तो अगर गवाह को लगता है कि हम शास्ति कोई लग जाएगी तो क्या उत्तर देने से क्षम्य होगा कि नहीं? नहीं होगा। और गवाह को लगता है कि उसकी संपत्ति ही क्या हो जाएगी? समपहरण माने क्या? जब्त। तो क्या वह उत्तर देने से इनकार इस आधार पर कर सकता है कि नहीं? नहीं कर सकता। तो किन किन आधारों पर गवाह उत्तर देने से क्षम्य नहीं होगा? तीन आधार याद रखिए, अपराध में फंसाए, दूसरा शास्ति का भागी हो जाए, तीसरा उसकी संपत्ति क्या हो जाए? समर्पित। अगला शब्द देखिए, अब आपका भी प्रोविजो देखिए आपका, परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई विटनेस विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्ययन नहीं करेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो धारा 132 का प्रोविजो है वह गवाह को प्रोटेक्ट करता है कि अगर तुम उत्तर दे ही दिए तो तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं होगी और तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा चलेगा कि नहीं उन उत्तरों को देने के कारण? नहीं चलेगा। तो हम तो पहले ही बता रहे हैं कि क्या उत्तर दे दिया और उत्तर उसे अपराध में फंसा देता है तो क्या उसके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। और उसे अरेस्ट किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। प्रोटेक्शन भी दिया गया है, जब बाध्य किया जाए तो, परंतु क्या करता है? प्रोटेक्शन। लेकिन लग गया तो मैं पहले ही बताया कि अगर ऐसा उत्तर मिथ्या है, झूठा है, तो ऐसे गवाह पर मिथ्या साक्ष्य देने के लिए
मुकदमा क्या हो सकता है, चल सकता है। इसको आप लिखना चाहें तो एक लाइन को रिलेट करके लिख सकते हैं। आपका सीआरपीसी की धारा 349। 349 को रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी क्रिमिनल मामलों में कोई गवाह उत्तर देने से इनकार करता है या न्यायालय के आदेश के तहत कोई दस्तावेज पेश नहीं करता, तो सीआरपीसी की धारा 349 के तहत 349 के तहत ऐसा गवाह दंड का भागी होगा और वह दंड है अधिकतम 7 दिनों तक का कारावास। जोड़ सकते हैं कोई भाई, क्योंकि वहीं उत्तर ही देने में है तो आप वहां से भी जोड़ सकते हैं कि धारा से 349 सीआरपीसी। इस प्रकार विशेषाधिकार समाप्त हुआ। अगला ये आपका 133 देखा जाए। आपका को ए कॉम्प्लेक्स यानी कि सह अपराधी। एक क्वेश्चन लगभग सेट रहता है इधर से। देखिए आपका क्वेश्चन 3-4 मॉडल बनाया जाए। एक तो आपका पूछ देता है कि सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा, आपका इस नियम की व्याख्या करिए, या सह अपराधी विश्वास के योग्य नहीं होता, इसकी व्याख्या करिए, या सह अपराधी या ए कॉम्प्लेक्स पर आप टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी में भी आ चुका है। फिर आपका पूछा जाता है आपका को एक्यूड यानी कि सह अभियुक्त क्या है, और सह अभियुक्त दे देगा। यूपी में भी दिया था, बिहार में भी। तो बिहार में थोड़ा सतर्क रहना है। इंग्लिश वर्जन एक बार आप बिहार में क्वेश्चन करते समय जरूर देखिए। मैं बता दूं, एक बार इंग्लिश वर्जन क्या करना है, क्योंकि जो आपका इंग्लिश वर्जन में जो आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपका उसमें ये लिखा जा रहा है कि जो ए कॉम्प्लेक्स है, हिंदी में सह अभियुक्त लिखा था, इंग्लिश में आपका ए कॉम्प्लेक्स लिखा था। तो भाई ए कॉम्प्लेक्स मतलब सह अपराधी, और हिंदी अगर इंग्लिश वर्जन में विवाद होता है तो आज भी इंग्लिश वर्जन क्या होगा, मान। तो जो नहीं देखे पूरा आपका क्या किए कि वहीं सह अभियुक्त लिख कर आ गए, और बाद में देखे कि ये तो क्या था, सह अपराधी। तो इंग्लिश वर्जन एक बार ये दोनों क्वेश्चन करते समय जरूर देखिए। यूपी में भी पूछा गया था, और एक आपका सह अभियुक्त पर फुल क्वेश्चन आया था, उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन जो सह अभियुक्त धारा 30 में इलस्ट्रेशन है, वह इलस्ट्रेशन दे दिया था। अंत में ये भी पूछा जा सकता है कि सह अभियुक्त और सह अपराधी में डिफरेंस बताइए। वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरव्यू का क्वेश्चन है, लेकिन अब मेंस में भी पूछले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 10 कम से कम आपका अंतर भी तैयार रखना पड़ेगा कि आपका को एक्यूड और ए कॉम्प्लेक्स में अंतर क्या है। पहले दोनों को हम एक साथ बताएंगे। अंतर भी भाई अब आपका चल रहा है तो दोनों क्या किया जाएगा, एक साथ ही बताया जाएगा, ताकि दिमाग में अंतर भी क्या रहे। दोनों को पहले बताकर और तब आपका डिफरेंस बताया जाएगा। पहले एरिया कवर की जाती है कि आपको क्या क्या लिखना है। एक मॉडल बना लेना चाहिए कि हमें ये बातें क्या करनी है, ऐड करनी है, ये धाराएं कोरिलेट करनी है। तो पहला जो धारा, पहला तो सह अपराधी। सह अपराधी इसको जब भी लिखिए पहले परिभाषा से शुरुआत करिएगा कि सह अपराधी को कहाँ परिभाषित किया गया है, तो परिभाषित नहीं किया गया है।
तो आप सह अपराधी को जब परिभाषित डिफाइन नहीं किया गया है तो एक तो आप अपनी परिभाषा 2-3 लाइन की बनाएंगे, एक मॉडल है बताया जा रहा है, अपनी परिभाषा बनाएंगे। फिर जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने सह अपराधी की जो परिभाषा दी वह परिभाषा लिखेंगे और भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत में इस परिभाषा को क्या कर लिया, स्वीकार। तो 2 केस इधर से आपका हो जाएगा, एक इंग्लैंड का और एक कहाँ का, भारत का। इसके बाद आपको सह अपराधी के बारे में जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का नियम है, वह लिखना पड़ेगा और वह सेक्शन लिखेंगे 133। और इसके बाद एक प्रज्ञा का नियम, सतर्कता का नियम, जो सावधानी का नियम है, एक कॉम्प्लेक्स के बारे में आप वह लिखेंगे 114 का दृष्टांत नंबर कौन, बी। दोनों की व्याख्या करेंगे, दोनों की व्याख्या करके आप केस निकालेंगे और केस में आपका दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है और केस आपका डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य का लिखेंगे। तो तीसरा केस कौन सा हो गया, डगडू, पूछा भी गया था प्री में इस बार, डगडू वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर अगला केस लिखेंगे भुवनी साहू, यानी कि कौन सा, भुवनी साहू का। 4 केस तो ऐसे हो जाएगा, लीडिंग केस हैं सब ये, आपका भुवनी साहू हो गया। इसके बाद मैंने दोनों की तुलना कर लेंगे। इसके बाद जो सेक्शन आपको दिखाना है वह पहले देखिए, एविडेंस का, और जो आपको सेक्शन दिखाना पड़ेगा वह आपका 156 दिखाना पड़ेगा, 156 को गौर करना पड़ेगा। 156 का 156 आपका अगर एलिस्टेशन आप देखें तो एकदम सह अपराधी पर ही आधारित है। एक सह अपराधी है और सह अपराधी क्या पूरी कहानी का वर्णन कर सकता है कि नहीं, कर सकता है, ताकि घटना कैसे हुई पूरा क्लियर क्या किया जाए। जैसे कि मान लीजिए इस समय जो मामला आपका तेजी से उभरा है, आपका उत्तराखंड का जो मर्डर कांड है, अंकिता नाम है ना, अंकिता का। तो अगर पुलिस ये देखती है कि एविडेंस कमज़ोर है तो जो 3 साथी थे उसी में से एक को सजा माफ गवाह बना दिया जाएगा और 2 के खिलाफ क्या ले लिया जाएगा, साथ। अगर पुलिस को लगता है कि एविडेंस क्या है, कमज़ोर है, वैसे भाई एविडेंस तो है ही आपका, क्योंकि आपका परिस्थिति जन साक्ष्य भी है कि सीसीटीवी कैमरे में आप आधा घंटा 1 घंटा पहले जब जा रहे थे तो 4 लोग थे, लड़की भी बैठी थी, और उधर से आप रिटर्न हो रहे हैं तो केवल 3 लोग दिख रहे हैं। आखिर लड़की कैसे गायब हुई, यह एक विशिष्ट तथ्य है और सबूत का भार किस पर होगा, अभियुक्तों पर, कि जब अंत में लड़की आपके साथ थी तो बताइए कैसे गायब हो गई, अभियोजन पर नहीं, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर चला जाएगा, अभियुक्त पर, कि कैसे गायब हो गए भाई। और तमाम उसके दोस्त ने ये काम जरूर किया कि जितने चैटिंग थी, जितने वह बातें करता था, सब रिकॉर्ड कर लिया, और जितनी बातें रिकॉर्ड वह किया है वहीं टीवी वाले आज क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं भाई। अगर रिकॉर्ड, इसीलिए रिकॉर्ड भी की जाती हैं बातें इसलिए भी ज़रूरी है कि सामने वाला क्या बोला, अब रिकॉर्ड हो जाएगी बातें तो मुकरना क्या हो जाएगा, मुश्किल। उसके मुख पर क्या लगा दिया जाएगा, जाप, जाप मने खोच, खोच मने स्टापेल, विबंधित कर दिया जाएगा, मुंह को क्या कर दिया जाएगा। और जो अंकिता के कातिल पकड़े गए हैं ये लड़के को ही भरमाने लगे,
कि हो सकता है तुम्हारे साथ तुम्हारे यहाँ चली गई हो लड़की, ये हो गई हो, वो हो गई हो। अपनी ही बातों में वो कहानी बनाते गए और उसी कहानी में खुद ही पूरी तरह क्या हुए, अंत में फंस गए। भाई वो खुद कहानी बनाते रहे और खुद ही कहानी में क्या हुए। तो कहानी भी ऐसी गढ़ी जाती है कि आपका भनक न लगे और व्यक्ति क्या हो अपराध से निकल जाए। अब यह है कि एक झूठ को छुपाने के लिए सही बात है कि हजार झूठ बोलना पड़ता है, और हजार झूठ में कहीं ना कहीं लोचा तो आ ही जाता है, वास्तविकता पता चल ही जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम बता रहे थे कि अब सह अपराधी के बारे में आप जब भी पढ़िए तो इन्हीं सह अपराधियों में से एक या अधिक को पार्डन या क्षमा दान दिया जाता है। तो भले ज़्यादा डिटेल में न लिखिए, लेकिन कम से कम 2 लाइन दिखाइए कि सह अपराधी को क्षमा दान देने के बारे में और क्षमा दान की शर्तों का उल्लंघन करने के बारे में विस्तृत प्रावधान सीआरपीसी की धारा 306, 307 और 308 में दिया गया। अब क्षमादान विस्तृत प्रावधान लिख दिया आप 2 लाइन। अब वो हमें वो नहीं लिखना है पूरी तरह, लेकिन कम से कम आप 1 लाइन क्या करिए, दर्शा दीजिए। और अगर 1-2 धारा ऐड करना चाहते हैं तो एविडेंस की धारा 24 लिख सकते हैं, सीआरपीसी की धारा 316 लिख सकते हैं, यानी कि इसका एरिया बहुत व्यापक है। फिर हम सभी धाराओं को बता रहे हैं। आपका पहला एविडेंस की धारा 24, 133, आपका 114 का एलिस्टेशन नंबर भी, फिर आपका 156 जुड़ा है थोड़ा बहुत, सीआरपीसी की धारा 316 जुड़ी है, आपका 306, 307 और 308। ये मॉडल 21 मॉडल से आपको पढ़ना है आपका, वो हमने बताया। और तमाम इस पर क्वेश्चन बनते हैं ए कॉम्प्लेक्स पर। फिर सह अभियुक्त, देखिए कॉम्प्लेक्स होता क्या, 1 लाइन बता दिया जाए भूमिका में, अभी आपका तब क्वेश्चन शुरू किया जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी घटना में जुड़े रहते हैं, चाहे मुख्य अपराधकर्ता या सहायक अपराधकर्ता, तो और इनका इरादा अपराध करने का होता है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अपराध में अटैच हैं, चाहे मुख्य रूप से या सहायक रूप से, और ये अटैचमेंट इरादे के साथ हैं, यानी कि अपराध में शामिल होने का इनका क्या था, इरादा। तो इन सभी व्यक्तियों को जो अपराध में सम्मिलित हैं, आपस में एक दूसरे का हम क्या कहेंगे, सह अपराधी हैं ये, यानी कि सह अपराधी मने साथ साथ अपराध किए हैं, अपराध में भागीदार, अपराध में साझीदार। साक्ष्य के अभाव में सामान्यतः जब एविडेंस कमजोर होता है तो इन्हीं सह अपराधियों में से एक या अधिक को क्षमादान दिया जाता है न्यायालय द्वारा, दिलवाती सरकार है, और यही सह अपराधी अपने साथियों के साथ गद्दारी करेगा और गद्दारी करने के बाद अपने साथियों के खिलाफ क्या उगलेगा, आग। और इसके साथ ही इसकी गद्दारी के कारण क्या चढ़ेंगे, फांसी पर। तो फांसी पर चढ़ गए तमाम क्रांतिकारी गद्दारों के कारण। भगत सिंह से लेकर तमाम लोगों में फिल्म में भी दिखाया है कि गद्दार आकर और क्या दे रहा है, गवाही। तो देखिए कैसे उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं लोग, यानी कि जब मौत से डर ही नहीं है तो गद्दार की खिल्ली न्यायालय में क्या की जा सकती है। तो अंग्रेज जो बनाकर चले गए आज भी वही कानून है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा बहुत निर्णयों से चेंजिंग किया है और ये किया है
कि केवल गद्दार या सह अपराधी के साक्ष्य पर सजा न दी जाए। कुछ अन्य एविडेंस लाइए जो सह अपराधी के बयान को क्या करे, सपोर्ट करे। यानी कि ये सतर्कता का नियम है, सपोर्टिंग का, और सामान्यतः ये सतर्कता का नियम अब विधि का नियम न्यायालय के निर्णयों द्वारा क्या हुआ है, बन गया है। तो इस प्रकार आपका भूमिका बताई गई। कल शुरू किया जाएगा सह अपराधी को। मैं बता दूं, ज़्यादा चांस रहता है कि इस पर क्वेश्चन आएगा। बिहार जे में पिछली बार भी आया था। धारा 30 और 133 एक साथ आपको पढ़ाई जाएगी और उसके बाद 10 क्या हम करेंगे, अंतर। तो अभी SC/ST एक्ट लिखवाया जाएगा भाई आपका। आज लास्ट रहेगा थोड़ा, इसीलिए ताकि ख़त्म हो, ताकि भाई आपका, तो आज आपका IPC नहीं चलेगी, आपका SC/ST एक्ट लिखवाया जाएगा। 15 मिनट ही बाद लिखवाया जाएगा। मौसम चेंज हो रहा है ना आपका, इस कारण से शरीर पर भी कभी काल असर पड़ जा रहा है। मैं ठंडा गरम हो